हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। यह मिनी बुलेट सीरीज का छठा पार्ट है। हम यहाँ पर जीएस के ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले हम समझते हैं ऊष्मा बजट को। पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है वो सूर्य पर डिपेंड करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो शॉर्ट वेव के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है, और जो पृथ्वी यहाँ पर गर्म होने के बाद जो ऊर्जा निकालती है वो लॉन्ग वेव पे निकालती है, यानी दीर्घ तरंगों के रूप में यहाँ पर ये ऊर्जा निकालती है। और जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो शॉर्ट वेव को तो अंदर आने देता है, लेकिन लॉन्ग वेव को बाहर जाने नहीं देता है। यहाँ पर जो पृथ्वी है वो स्पेशली जो है गर्म होती है। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा जो ऊष्मा ग्रहण की जाती है उससे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है। यदि हम बात करते हैं सबसे अधिक मात्रा जो ग्रीन हाउस गैस की है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की है हमारे वायुमंडल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेशली मेन रोल हो जाता है पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी के लिए। तो ये तो था ऊष्मा बजट का जो हमने यहाँ पर शॉर्ट में समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऊष्मा मंडलीय ऊष्मा के प्रभाव के बारे में। यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव इफेक्ट है और यहाँ पर ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में यदि बात करते हैं हम, तो यदि पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है तो उसकी वजह से यहाँ पर अधिक बादल बनते हैं, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण यानी CO2 के अधिक कारण, और वाष्पोत्सर्जन की दर यहाँ पर वो कम हो जाएगी। पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि होगी। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो तापमान में वृद्धि से पौधों में रोगों में बढ़ोतरी होगी। ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, और जो कोस्टल एरिया है पूरे विश्व का वो डूबने की आशंका हो सकती है, क्योंकि इससे जो है समुद्र का जो तल है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम समुद्र के स्तर में वृद्धि। समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से तटीय प्रदेशों के डूबने का खतरा यहाँ पर होगा। बाढ़ और सूखे की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर मौसमी दशाओं में परिवर्तन हो सकता है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सबसे इफेक्ट जो पड़ेगा यहाँ पर वो मानसूनी पवनों पर पड़ेगा, और भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। तो भारत काफ़ी अवेयर है इस चीज़ को लेकर के लिए। फिर बात करते हैं हम जैव विविधता को नुकसान यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। फसल उत्पादकता में यहाँ पर कमी होगी। भारी आर्थिक क्षति महसूस की जा सकती है। फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि और दीमक स्रोत, ये सब यहाँ पर मीथेन गैस के स्रोत हैं। धान के खेत से यहाँ पर जो है मीथेन गैस निकलती है, और जो जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनसे भी यहाँ पर मीथेन गैस निकलती है। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप जिसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है वो है चक्रवात और तूफान की लगातार यहाँ पर जो पृथ्वी गर्म हो रही है उसकी वजह से चक्रवात और तूफान की जो है दर बढ़ रही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट फैक्ट है पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है। यह सुझाव था किसका? मिल्टन मिलान कोचिक ने। UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कब लागू की गई थी? 21 मार्च 1994 में। यह क्लाइमेट चेंज को लेकर के लिए संधि है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 2021 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में। अत्यधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित हुआ वो था आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। जिस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है तो वह है भूटान। भूटान का जो प्रथम स्थान है वो हैप्पी इंडेक्स में भी प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी जोसेफ फोरियर ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने। पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के कौन कौन से उदाहरण हैं?
तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर ले जाने के पश्चात वायुमंडल के तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हानिकारक और लाभदायक दोनों ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी मापी जाती है? तो यह 0.03% होनी चाहिए। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूज़ नाउ, यह पहल परिवर्तित की गई थी UNFCCC के द्वारा, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर कार्य कर रही है। तो ये तो था, हमने समझा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को। अब चलते हैं MCQ की ओर। यहाँ पर बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका यहाँ पर बी। हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एक जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में जो मौजूद गैसें हैं उसके वातावरण में तापमान को अपेक्षाकृत वृद्धि करने में मदद करती हैं। यहाँ पर बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस में के अंदर एक गर्म वायु को बाहर निकलने नहीं देता है और इसी वजह से ही इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। पर्यावरण में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती हैं। सही उत्तर जो है हमारा वो होगा यहाँ पर बी। कार्बन डाइऑक्साइड एक यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में वो अपेक्षाकृत सबसे अधिक है। तो सबसे मेजर रोल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निभाती है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली अन्य जो वायुमंडलीय गैस हैं वो हैं CO2, जलवाष्प और आपका मीथेन। फिर है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड और फिर है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये गैसें हैं हमारी जो हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ऐसी जो गैस हैं वो है हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसके हानिकारक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर अगर CO2 की मात्रा वायुमंडल में इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से जो है पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होगी। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा क्योंकि CO2 पृथ्वी के तापमान को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण गैस है। अगर इसकी वृद्धि होगी तो पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर दूसरी ओर बात करते हैं इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं उसके बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो हैं पौधों को ग्रहण करते हैं और उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की निर्माण करते हैं। अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ती है वायुमंडल में तो ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर उसका परसेंटेज कम होता चला जाएगा। लेकिन लाभदायक किस वजह से है? क्योंकि जो यहाँ पर प्लांट्स हैं वो इसको ग्रहण करते हैं और इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन बनाते हैं और प्लांट्स CO2 को ग्रहण करके अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं। तो ऐसी जो गैस हैं वो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर यहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? यदि हम यहाँ पर बात करते हैं कौन सी हरित गैस नहीं है तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। यदि हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय जो विकिरण है उसकी रेंज के अंतर्गत विकिरणों को अवशोषित करते हैं और उसकी वजह से जो है टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का।
तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो वो हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पर है हमारे पास क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है। तो जुगाली करने वाले जो पशु हैं वो यहाँ पर मीथेन को उत्सर्जित करते हैं। मीथेन गैस को यहाँ पर हम जो है मार्स गैस भी बोलते हैं। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, जिसका जो मुख्य स्रोत है वो बायोगैस है। बायोगैस यहाँ पर जीवाणु अपघटन और जुगाली करने वाले जो पशु हैं वो इसके मुख्य स्रोत हैं। यह एक जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायु प्रदूषक होती है, यानी यह जो है एयर पोल्यूटेंट गैस भी है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। आशा करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।